का मसौदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मसौदा है ही नहीं, तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था? हमें किसी लिहाज से भी काबिल कबूल नहीं बना। ये कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी खयानत और नहीं हो सकती थी अगर हम इस पर साथ करें। अगर आप समझते हैं कि आईनी तरमीम के ऊपर उसमें अगर आप अपनी बीच में डिमांड ये लेके आएंगे कि हमारे लीडर को छोड़ो, तो आपकी एनआरओ की ख्वाहिश पुरानी है, इसको बार्गेनिंग चिप के तौर पर मत इस्तेमाल करें। सियासी जमातों ने मशावरत के साथ एक अपडेटेड इसका मसवदा तैयार किया है, उस पर बातचीत भी हो रही है, मशावरत भी हो रही है और इंशाअल्लाह ताला ये मामला जल्द जो है वो अपने मंतकी इंजाम तक भी पहुंचेगा। हम आपको अपने किसी टाउट को चीफ जस्टिस नहीं बनाने देंगे। आप भूल जाए इस बात को। कोई शख्स अपने आप को स्वाय मसूर अली शाह, जो कि 26 अक्टूबर को लेजिटिमेट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, उसके अलावा कोई उस कुर्सी की तरफ आंख उठाके ना देखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी आल पर। मौलाना फजलुर रहमान साहब पिछले 2 हफ्तों से सेंटर स्टेज पर हैं और ऐसा महसूस होता है कि सारे रास्ते मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर की तरफ जाते हैं। और अब सूरत देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज मौलाना को अशाइये पे बुलाया, तो बल्कि नहीं जोहराने पे बुलाया हुआ था, अशाइये में माजरत चाहता हूँ। और वहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे लग रहे थे दोनों भाई भाई हैं। और उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने कहा कि हम मौलाना के साथ चलने के लिए तैयार हैं, बल्कि मौलाना को अमामत करानी चाहिए हमारी, या क़यादत करनी चाहिए और हम इनके साथ हैं। अब वहाँ पे सूरत ये है कि एक साइड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ऐलान कर रही है कि हम मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मिल के कोई एक आईनी पैकेज बनाएंगे। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मिलकर एक पैकेज बनाएंगे। फिर गवर्नमेंट ये कह रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मिलकर एक पैकेज बनाया जाएगा, जबकि मौलाना फजलुर रहमान साहब किसी की नहीं मान रहे। ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थपकी उनको भी दे रहे हैं, खाने उनके भी खा रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थपकी उनको भी दे रहे हैं, मुलाकातें उनसे भी कर रहे हैं। और गवर्नमेंट जिसमें मोहसिन नकवी साहब आज भी मिले, मौलाना फजलुर रहमान साहब थे, और उनको भी थपकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मिलके चलेंगे। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ना इनकार कर रहे हैं ना हाँ कर रहे हैं। तो ये सारी सियासत कहाँ पे खड़ी है? और आज आखिरी इतला ये थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब 10 दिन के लिए मुल्तान तशरीफ ले गए हैं और अब 10 दिन वो किसी किस्म की सियासी एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो इन 10 दिनों में गवर्नमेंट क्या करेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और गवर्नमेंट का मसवदा तो खत्म हो गया क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उसे खयानत करार दे दिया है। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके क्या पास क्या क्या ऑप्शन है, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शुएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। आपको वार्मली वेलकम कहते हैं शुएब साहब, और जेल से वापस आ गए, ये भी बड़ी मेरे लिए मेरा ख्याल है बरकत की बात है। हाफिज एहसान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर वकील है, हमारे कानून है। और कैसर अहमद शेख साहब भी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, वफाकी वजीर हैं। कैसर साहब ये फरमाइए सर, ये गवर्नमेंट कहाँ पे स्टैंड कर रही है? इतनी ज्यादा सुबकी गवर्नमेंट की कि एक आप अपना बिल पास नहीं करवा सके, दूसरा आप ये स्टैब्लिश नहीं कर सके कि ये बिल आप ही का है, क्योंकि आपके वजीर कानून ये कह रहे थे मेरे पास बिल ही नहीं है, और आज मौलाना ने भी कह दिया, फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इसे खयानत भी डिक्लेयर कर दिया। तो इतनी ज्यादा सुबकी के बाद गवर्नमेंट खड़ी कहां है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद चौधरी साहब, आपने बड़ा दिलचस्प सवाल किया है, लेकिन ये बड़ा क्लियर है। देखिए, जो लोग जानते हैं, मसलन मैं फाइनेंस का हूँ साइड का, और मुझे पता है कि हर साल बजट आता है। बजट के जब तक काबीना के पास वो पास नहीं होता, जाता नहीं, अंदाजे तो होते हैं। कोई मीडिया वाला कुछ कहता है ये होने वाला है, वो होने वाला है, अपनी अपनी क्या सराहियां करते हैं, लेकिन किसी के पास मसवदा नहीं होता। लेकिन इसका यही तरीकाकार यही है कि पहले कैबिनेट के पास पेश हो, कैबिनेट अगर अप्रूव करे तो उसके बाद वो मसवदा रिवील किया जाए या लीक किया जाए या कौमी असेंबली में पेश किया जाए, ताकि वो उसके ऊपर डिस्कशन हो और वोटिंग हो। ये तो प्रोसीजर कोई पहली बार तो नहीं है, मैं तो पिछले 30-40 साल से। वैसे शेख साहब, आप वफाकी वजीर हैं और बड़े सीनियर बिजनेसमैन हैं आप पाकिस्तान के, और मैं हमेशा आपकी इज्जत करता हूं कि इंतहाई समझदार पॉजिटिव बिजनेसमैन हैं आप, और पाकिस्तान के खैर ख्वाह भी हैं आप, और ये वो हकीकत है जिसे तस्लीम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सूरत बड़ी दिलचस्प है कि एतवार का दिन है, सेनेट का इजलास है, कौमी असम्बली का इजलास है, कैबिनेट ने का इजलास भी तलब किया हुआ है, और गवर्नमेंट के पास मसवदा नहीं है। तो इसको क्या समझा जाए? मैंने मसवदे का तो आपको पहले बता दिया ना कि मसवदा हो ही नहीं सकता जब तक कैबिनेट में इजलास तलब किया हुआ था। कैबिनेट का इजलास कोई
आधा घंटा पहले मुलतवी हुआ कि अभी उसको ऑन होल्ड किया गया है। तो कैबिनेट में सबसे पहले वो मसौदा दिया जाता है, ये तो आम तरीका है। कोई भी चीज जो मैंने तो बजट की आपको मिसाल दी कि हर साल पेश होता है, और कभी आप बता दीजिए कि कभी कैबिनेट की अप्रूवल से पहले वो मसौदा असेंबली में आ जाए या किसी को तो पता सर लग फिर जाए। आपको सेनेट का इजलास बुलाने की क्या जरूरत है, कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की क्या जरूरत है? ये सही कि अगर हम कैबिनेट पास कर देती है और उस मसौदे को, हमारा ख्याल था कि हमें पूरे सब उसकी तौसीक करेंगे, कोई ऐसी उसमें चीज नहीं है जो कि किसी की मुखालफत में हो, तो हमारे गुड फेथ में ये था कि अगर सारे उसकी तौसीक करेंगे तो हम ले आएंगे। तो तैयारी हमने कर रखी थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब आप हर चीज सामने आ गई। मौलाना साहब, हम तवक्को कर रहे थे कि वो पीडीएम के लीडर थे, वो हमारे साथ रहे हैं, हमारा एक दूसरे के साथ मिजाज मिलता है, और हम पूरा हमारी तवक्को थी कि वो हमें इंडोर्स करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी हमें मसौदा स्टडी करने के लिए टाइम चाहिए। उनकी जायज बात है, बहुत एक सीजन पॉलिटिशियन है, तो अगर उनको ये बात है तो आप बताइए, ये तो अच्छी बात है कि हम सबको साथ लेके। वैसे शेख साहब ये भी नाहली है कि जिस शख्स पे डिपेंड कर रहे हैं आपने उसे एतमाद में नहीं लिया, और यहां पे आपने पूरा स्टेज सजा लिया। आपने इतवार के दिन रात के वक्त सेनेट का इजलास बुलाया हुआ, कौमी असम्बली का बुलाया, कैबिनेट का इजलास बुलाया हुआ है, लेकिन जिससे मशवरा करना था उससे आपने नहीं किया। तो इससे बड़ी नाहली क्या हो सकती है? शेख साहब ये फरमाइएगा, सर ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ अब जी मैं आऊंगा शेख साहब वापस आपकी तरफ। शेख साहब ये फरमाइएगा, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जो आपका रोमांस है, जो एक नया मुआहिदा हो रहा है, आप उनकी क़यादत में उनके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार है, हतमी है, फाइनल है, या मुसवदे की तरह ये भी? मुसवदे का तो अभी तक ये नहीं पता कि असल मुसवदा कौन सा है। कल बिलावल ने कहा है जी कच्चा मुसवदा है जो आप लोगों के पास है, वो कच्चे के डाकू का तो सुना था, कच्चे मुसवदे का अभी बता। मुसवदा तो मुसवदा होता है, पक्का तो मौलाना बना रहे हैं ना। अब पक्का कौन बना रहा है उसका अभी कोई पता नहीं है। पक्का वो कह रहे हैं कि हमारे पास है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास भी नहीं था। अच्छा, बात ये थी, खुदा न खास्ता कोई जंग लगी थी, खुदा न खास्ता कोई आग लगी थी, हर घंटे के नोटिस पे एक दिन, फिर अगले दिन सुबह 11 बजे, फिर 10 बजे, फिर 12 बजे, फिर 1 बजे, फिर 4 बजे, फिर रात के 2 बजे, फिर 3 बजे, ये सारा सिलसिला करने की जरूरत क्या थी? देखें, 18th अमेंडमेंट हुई, 10 महीने के लिए डेलिब्रेशंस हुई, और इतनी अमेंडमेंट नहीं थी जितनी आज करने जा रहे हैं। 368 घंटे उस पर डेलिब्रेशन जी। अब और यहाँ आप 1 घंटा किसी को देने को तैयार नहीं है, और आपने ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने जा रहे थे, 1/5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। ये बहुत बड़ी बात है। और फिर वो मेजर चेंजेस है जो कि आज तक किसी डिक्टेटर ने, किसी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ने नहीं की। आप कह रहे हो कि फेडरल कोर्ट, एक कमाल है, मौलाना फजलुर रहमान साहब को आपको दाद देनी पड़ेगी कि 13 सीटों के साथ उन्होंने इस सारे सिलसिले को रोक लिया। आप भी रोक सके, हम उनको आप भी रोक सके नहीं, हमने भी अकेले मौलाना, उन्होंने हर चीज को रोका ना, हमने भी तो रोका ना। हमारे वोटों के साथ उनके पास चूंकि कास्टिंग वोट आ गए ना, और असल में कास्टिंग वोट तो हमारे, उसके बावजूद भी वोट उनके पूरे नहीं होते। देखे ना, अगर वो वोट पूरे कर भी लिए जाए फिर भी 4 वोट नेशनल असेंबली में कम होते हैं, और सेनेट में भी इसी तरह 3-4 वोट, 5 वोट कम पड़ते। तो उस लिहाज से भी उनके वोटिंग पूरी नहीं होती गिनती, उनके लिए फिर लोटाक्रेसी करनी पड़ेगी। या मौलाना से सियासत सीखनी चाहिए। 13 सीटों के साथ सारी सियासी जमातें उनके घर बैठी हैं, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, और आपके पास 90 सीटें हैं, और सेनेट के अंदर भी आप सीटें देख लें, खैबर पख्तूनख्वा में एक गवर्नमेंट है, आपके लीडर जेल में। तो सियासत आप मौलाना से सीखें। बात ये नहीं है, बात ये है कि आपके पास 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक इत्तेहादी जमात जो इस वक्त बैठी हुई है, दूसरी तरफ पीटीआई है। अब उनके पास कास्टिंग वोट्स आ गए, तो कास्टिंग वोट अगर आपका 1 हो, मसलन 60-60 वोट आपके बराबर हो गए, कास्टिंग वोट 1 है, वो दोनों पे भारी हो जाएगा, जिस तरह हो जाएगा उसकी अक्सरियत हो जाएगी। तो जाहिर है वो कास्टिंग वोट के एक स्टेटस आ गया, और वरना तो इनके वोट मिला के भी कुछ नहीं हो सकता। तो 4-5 वोट तो काजी साहब ने उठा। आप मौलाना को जमहूरियत पसंद कहेंगे या नहीं? क्योंकि माजी में जो आपका रवैया था ना, बड़ा अफसोसनाक था। इख्तलाफात हर पॉलिटिकल पार्टी के दरमियान होते हैं। पीपल्स पार्टी और पीएमएल के दरमियान क्या हुआ, कैसे एक दूसरे के पेट फाड़ रहे थे? बात यह है कि हमारे इख्तलाफात थे, आज जो उन्होंने रोल अदा किया उसको इमरान खान ने भी अप्रिशिएट किया, हम भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप और एक पॉजिटिव रोल अदा जो मौलाना के साथ आपने खोले हुए, इसी तरह पीपल्स पार्टी के साथ, नून लीग के साथ, तो हो सकता है ये पार्टीज भी उतनी ही अच्छी साबित हो जितनी मौलाना साबित हो। वो कठपुतली है, उनको जिस तरह मुसल्लत किया गया है वो फॉर्म 47 की पैदावार है उनको। अच्छा मुझे बताएं, 16 महीने की गवर्नमेंट थी ना जिसमें मौलाना साथ थे, उस वक्त मौलाना के बारे में आप यही कहते हैं? देखिए उस वक्त की बात मैं छोड़ देता हूँ, इसलिए मैं छोड़ा ना करें ना जी, बाजी को मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मुझे बता दें,
जब इन्होंने कहा कि हम APC रखने जा रहे हैं, हमने कहा हम सबसे पहले आएंगे। याद है आपको? 12 डेट नहीं आई थी अभी तक, ये जुलाई की बात है। 12 जुलाई को फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। 15 जुलाई को अता तारड़ ने किसने कह दिया कि जाओ माहौल खराब करो, हम PTI पे पाबंदी लगा रहे हैं, आर्टिकल 6 लगा रहे हैं। देखें, बात यह है कि उनके पास ना अख्तियार है ना इक़्तिदार है, वो कठपुतली है। उनके पास जिन्होंने उनको मुसल्लत किया हुआ है वो सिर्फ एक आर्डर करते हैं और उसके बाद उस आर्डर की रोशनी में उनकी तामील कराते हैं। दैट इज द एक्चुअल रीजन। ये फरमाइए सर, ये तरमीम होंगी या नहीं होंगी सर, क्या स्टेटस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, एक तो बड़ी बात वाज़ेह है कि जिन 4 एरियाज़ के ऊपर ये प्रपोजल्स अभी आए हैं, आप अभी इस चीज़ पर न जाएं कि गवर्नमेंट का जिस तरह प्रोसेस होना चाहिए था वो उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, या जिस तरह उसे एक डिबेट के अंदर लेके आना चाहिए था वो नहीं किया, या जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड करना चाहिए था वो नहीं किया, या जस्टिस सेक्टर से जो लोग हैं जिसमें जिन बार एसोसिएशंस हैं, लॉयर्स हैं, उनको ऑन बोर्ड करना चाहिए था वो नहीं किया। लेकिन अगर आप ब्रॉडली जाएं तो 4 बुनियादी एरियाज हैं जिस पे आई, और ये जो एक आया है कि जी 57 अमेंडमेंट्स हैं, ये नीटी ग्रिटी के अंदर जाके गई है। बेसिकली 4 ही चीज़ें हैं जिसके अंदर ये प्रपोजल्स आई। नंबर 1 ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। वैसे बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? देखिए, दुनिया के 70 ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम है, और वो 70 ममालिक आपके यूरोपियन कंट्रीज में भी शामिल है, जिसमें आपका ऐसे भी जिनमें नहीं है। नहीं, मैं आपको बताऊं ना कि एक ग्रोइंग ट्रेंड है ना। देखिए कि दुनिया के आहिस्ता आहिस्ता जब ममालिक अपनी डेवलपिंग स्टेज पे जाते हैं तो वो अपने ट्रेंड्स लेके आते हैं ना। अब आपका जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट था, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आया, वो आज भी अडॉप्ट है। अब उस जुडिशियल रिव्यू के अंदर 2 चीजें आ गई दुनिया में। एक ये है कि आपकी रेगुलर सुप्रीम कोर्ट वो फंक्शन अदा करे, और दूसरा ये है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अदा करे। अब उसमें जो डेवलप कंट्रीज हैं, जर्मनी है, स्पेन है, ऑस्ट्रिया है, उसके बाद डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आ जाए, ईरान है, उसके बाद इंडोनेशिया है, टर्की है, साउथ अफ्रीका है, आपका जनूबी कोरिया है, काजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, यूक्रेन है, इवन आपका युगांडा और आपका सूडान के अंदर है। तो दुनिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का है। दूसरा ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कॉन्सेप्ट सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है? बिल्कुल नहीं है। क्या उसके इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मुतासिर होती है? बिल्कुल नहीं होती। जब आपका आर्टिकल 175 जुरिस्डिक्शन देता है कि जी हाई कोर्ट की ये जुरिस्डिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट की ये जुरिस्डिक्शन है, अब उस जुरिस्डिक्शन को अगर वो फाइबरकेट कर देता है, बाइफरकेट कर देता है कि जी कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, इंट्रा गवर्नमेंट मैटर्स और उसके बाद फंडामेंटल राइट्स के मैटर्स जो है ये एक अदालत करेगी दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह। और फिर उसको पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने ना सिर्फ उसको साइन किया बल्कि एंडोर्समेंट भी उसके अंदर की है, चाहे आपकी पीपल्स पार्टी है, PMLN है, JUI है, उसके बाद PTI, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। चूंकि पाकिस्तान के अंदर जो पिछले 12, 14, 15 साल से आपका जुडिशरी का जो एक्सपीरियंस है वो ठीक नहीं है। वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट हो, पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स हो, आपके केसेस पड़े हुए हैं, 60,000 से पेंडेंसी है, 24 लाख नीचे है, जजेस कंट्रोवर्शियल हो गए हैं, उसके बाद मेरा बेंच, आपका चीफ जस्टिस, मेरा चीफ जस्टिस, ये वो सारी चीजें हैं कि अच्छा दूसरा जो है वो ये है एलिवेशन ऑफ जजेस का। इसके अंदर 2 राय कोई नहीं है कि पाकिस्तान की बार एसोसिएशन, पॉलिटिकल पार्टी, जस्टिस सेक्टर के इसको बेहतर होना चाहिए। इसके अंदर जिस तरह चीजें आ रही हैं वो नहीं आनी चाहिए, चूज नहीं होना चाहिए, पिक एंड चूज, फेवरेटिज्म, चैम्बर्स के लोग जो है, और उसके बाद ये नेपोटिज्म जो इसके अंदर आए, ये नहीं आना चाहिए। और पार्लियामेंट्री रोल को स्ट्रेंथन होना चाहिए। दुनिया के अंदर जितनी भी बड़ी ममालिक हैं जिनके अंदर आपकी सुपीरियर कोर्ट्स की अपॉइंटमेंट्स होती है, उसके अंदर पार्लियामेंट्री बड़ा इफेक्टिव रोल है। तीसरा ये है कि तीसरे से पहले मैं ब्रेक लेनी है और यहीं से बात स्टार्ट करेंगे। आप छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदी। साहब, आप फरमा रहे थे कि 4 वजूहात है जिसकी वजह से ये तरामीम होनी चाहिए, दो आपने बताई, तीसरी अच्छा, और तीसरा ये चौधरी साहब वो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का, कि जिसके अंदर ये है कि अकाउंटेबिलिटी का जो मैकेनिज्म है जुडिशरी के अंदर है वो भी उस लेवल का नहीं है जिस तरह होना चाहिए। है ही नहीं। देखे ना कि चॉइस है ना कि किसी को पहले पिक कर लिया, किसी को पिक न किया, किसी को रिटायरमेंट के बाद पिक कर लिया, किसी का केस इनिशिएट किया तो वो चला गया। अब उसके अंदर 2 चीजें, एक है आपका प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट और एक आपका इंटेलेक्चुअल मिसकॉन्डक्ट है। अब उस इंटेलेक्चुअल मिसकॉन्डक्ट जो है उसकी यहां पे SJC के अंदर कोई ऐसी सूरत ही नहीं है कि आपके जज हैं फैसला नहीं करते, बैठे रहते हैं, एक जज 100 फैसला कर रहा है, दूसरा कर ही नहीं रहा। एक ही अपीलें जो है उसका एक्सेप्टेंस सुप्रीम कोर्ट के अंदर 70% है, दूसरे का 10% है, और हम दोनों इस चीज को डेली देखते हैं और वो समझते हैं कि जी चूंकि हम पक्के हो गए हैं, हमें 62 इयर्स या 65 इयर्स से पहले को उठा नहीं सकता, तो लिहाजा हमने जिस तरह काम करना है उस तरह
करना है, उसके लिए जो SJC का था इसका फोरम भी एक्सपैंड करना चाहिए और उसके अंदर एक टाइम लिमिट होनी चाहिए जो प्रपोजल्स में भी है, एक आए और परफॉर्मेंस एवेल्युएशन जो है कि अगर वो काम ठीक नहीं कर रहे तो आप उन्हें वार्न करें और अगर वो नहीं करते तो उसके बाद उन्हें थैंक यू वेरी मच कहें। चौथा जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि क्या हर काम जो है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है, ये वो बड़ी चीज इशू है कि जिसके अंदर आपने देखा कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक ही चीज को कहती है कि मैं अपने मैंडेट से एक्सीड कर रही हूं और दूसरी तरफ कहती है कि मैं जुडिशियल रिस्ट्रेन कर रही हूं। कभी ये रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जाती है, कभी री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जाती है और 6-7 जजमेंट्स आप देख लें। जब ग्रे एरिया होगा तो कोई ना कोई जाएगा ना जी, उसे आइन के अंदर ग्रे एरिया नहीं होना चाहिए। देखे ना, ग्रे एरिया है लेकिन उस ग्रे एरिया दुनिया के हर मुल्क के अंदर इंटरप्रिटेशंस के ऊपर आता है, लेकिन अल्टीमेटली उन जजेस का काम है ना कंसिस्टेंसी। अब आप देखें कि दो कर लेते हैं, अगर मार्शल लॉज आए हैं तो इनकंसिस्टेंट व्यू है, कभी कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी है, कभी ये कहते हैं कि ये रपर है, कभी उसके आके कहते हैं कि 3 साल की एक्सटेंशन है। आगे पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आ जाए तो कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर जो है वो घर चला जाए कि जी उसने चूंकि लेटर नहीं लिखा, पनामा के केस के अंदर आपके सामने आ गया। फिर आगे अगर आके चला जाए तो फिर आपके सामने आर्टिकल 63A आ जाता है कि जिसके अंदर ये है कि लिखा ही नहीं गया उस चीज के अंदर आया। तो बेसिकली वन मैन शो है। अभी 12 जुलाई देखें, वो यही वजह है कि जिसके अंदर आपका जो चीफ जस्टिस है उसके अभी 2 केसेस आप देख लेना। एक आप ये देख लें कि जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन करवाने हैं और नहीं हुए, दूसरे ने कहा कि मैं करवाने लगा हूं तो आपके सामने होते नजर आए। एक चीफ जस्टिस ने यह कहा कि इस मुल्क के अंदर नैब की जो अमेंडमेंट्स है वो अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। उसी दूसरे चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, ये पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी है। और जो अभी चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं वो ये कह रहे हैं उस जजमेंट के अंदर जो डिसेंटिंग आया कि जी ये जो कलेक्टिव विजडम पार्लियामेंट की है वो हमारे 17 जजेस से ज्यादा है। तो अगर ये पार्लियामेंट एक फैसला कर लेती है कि इस मुल्क का SJC बेहतर होना चाहिए, इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनना चाहिए, इस मुल्क के अंदर जो है जजेस का अकाउंटेबिलिटी या इसके अंदर डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस बेहतर होना चाहिए, या अंग्रेज का कॉलोनियल सिस्टम बेहतर होना चाहिए, या लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, तो उसके अंदर अगर टाइमिंग या एक चीज आई है उसको छोड़ के बात आगे बढ़ना चाहिए और अपनी काउंटर प्रपोजल देनी चाहिए। शेख साहब ये फरमाइएगा सर, ये गवर्नमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी वजह यह कि इशू जेन्युइन है, टाइमिंग ठीक नहीं है। देखिए बात यह है, अभी बड़ी तफसील से एहसान साहब ने सही बात की। बताइए कि ये हम नेक नियति से मुल्क के मफाद में जाके हम समझ रहे हैं 25-25 साल केसेस के फैसले नहीं होते और 60,000 केसेस पेंडिंग हैं, तो वो हम नेक नियति से इसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं। अब ये अमेंडमेंट कर पाए, अगर कोई तब्दीली कोई होगी और वो मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंटेरियन वो एग्री करेंगे तो उसमें चेंज हो जाएगी। मैंने पहले आपको बताया, आपका भी तजर्बा है, मैं 40 साल से या 50 साल से देख रहा हूं कि कभी बजट जो है वो तब रिवील होता है, पहले कैबिनेट में जाता है, कैबिनेट अप्रूव करती है, फिर उसको डिस्कशन तो उसके बाद भी होती रहती है ना। तो ये अगर मसला फर्ज कीजिए नहीं अभी रिवील हुआ था तो उसमें हमें भी था ना कि पता नहीं लोग उसको किस तरह पसंद किया, कैबिनेट ने भी नहीं अप्रूव किया अभी तक, तो कैबिनेट का भी अपनी ओपिनियन हो सकती है, हमें भी नहीं पता था उसका। बड़ी फ्रैंकली आपसे बात कर रहा हूं। तो ये जो तब्दीलियां बता रहे हैं इसमें और हमारे लुकूनास है ना, मुख्तलिफ जजमेंट मुख्तलिफ पॉइंट्स पे आ रही हैं और उसके अलावा इतनी पेंडेंसी है, 60,000 केसेस और 25-25 30-30 साल आप तो क्या क्या इम्प्रूवमेंट है। और फिर क्या पार्लियामेंट का ये नहीं है उसका हक कि कोई वो बेहतर समझे तो 2/3 मेजॉरिटी से दोनों के हाउसेज के अलग अलग कोई अमेंडमेंट कर ले, उसमें भी एतराज है। फिर क्या होगा, पाकिस्तान में इंप्रूवमेंट कैसे होगी, यानी कोई जो एक चीज होगी उसकी रिफॉर्म हो ही नहीं सकती। सही बात, कोई तब्दीली बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी। बहरहाल पार्लियामेंट को बड़ा मानना पड़ेगा और ये सारे काम पार्लियामेंट नहीं करने। वैसे शुएब साहब ये फरमाइएगा पार्लियामेंट का काम क्या है? अगर उसने तरामीम नहीं करनी, उसने कोई नए कानून नहीं बनाने, उसने जो पाकिस्तान के अंदर सिस्टम के अंदर लकूनाज है उनको खत्म नहीं करना, तो पार्लियामेंट ने करना क्या सर? देखें, मैं एक बात आपको बता दूं, ये जो इस्लाहात के नाम पे जो कुछ ये ला रहे थे ना, ये बेसिकली फसादात बना रहे थे, फसाद पैदा कर रहे थे। ये अटैक था ऑन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। आप समझते हैं कि आईनी अदालत नहीं होनी चाहिए? ये देखें, ये कुछ सिर्फ आईनी अदालत की बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि देखें, आपको सुप्रीम कोर्ट को डिमोलिश करके सुबॉर्डिनेट कोर्ट बना रहे थे, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के लेवल पे ला रहे थे। आप इसके अंदर आईनी जो तरमीम है आर्टिकल 184 से लेकर 190 तक जरा पढ़े तो सही।
यानी दे विल बी दी सबऑर्डिनेट टू द फेडरल कोर्ट, और फेडरल कोर्ट कौन बनाएगा? प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस करेगा, अगले दिन वो जनाब चीफ जस्टिस बन जाएगा, और वो ही विल बी ऑल इन ऑल। और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के साइन करने से आर्मी चीफ बन सकता है, तो चीफ जस्टिस क्यों नहीं बन सकता? देखिए बात यह है कि अदलिया एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, तो वो डिपार्टमेंट है, वो एक डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट का एक वन ऑफ द कंपोनेंट है। आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक सबऑर्डिनेट ऑफिस है, लेकिन आप अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक एग्जीक्यूटिव के हवाले कर देंगे तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी किधर गई? क्या अदालत का काम है सर कि वो बिजली के रेट तय करे, वो ये तय करे कि डैम बनना है, वो ये तय करे गैस के रेट क्या होने चाहिए, वो ये करे कि स्टील मिल बिकनी चाहिए नहीं बिकनी चाहिए, वो ये कि पीआई बिकनी चाहिए। अगर मैटर कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट के ऊपर मैटर के ऊपर डिसाइड करना, लिस्ट को डिसाइड करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। कौन करेगा फिर? मैं और आप अगर फ्रीक है तो गवर्नमेंट जाएंगे ना, तो गवर्नमेंट का काम, जो गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट कोई गलत काम करे या जो भी कोई फैसला हो, कोई एक फरीक लेकर जाता है तो कोर्ट का काम है ना। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट है ऑलरेडी। ठीक है। अच्छा, अब जो 2-3 चीजें का मैं जवाब दे दूं हाफिज साहब की बात का और शेख साहब जो कह रहे थे ना नेक नीयति पे मबनी, ये नहीं है, ये बदनीयती पे मबनी है। क्यों? उसकी वजह ये है कि आपको नजर आ रहा है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, उन्होंने आपके 8 फरवरी के केसेस खोलने हैं, 9 मई को जुडिशियल कमीशन बनना है, और नए चीफ जस्टिस आएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है आपके सामने। ठीक है। काजी साहब मेजॉरिटी में चले गए हैं। अच्छा, वैसे सुप्रीम मैंने कोर्ट के फुल कोर्ट ने फैसला दे दिया। मैंने ये जरा सारी जवाब मैं वापस आऊंगा आपकी तरफ के सवाल फिर वही है कि आपको ये क्यों उम्मीद है कि जब चीफ जस्टिस नए आएंगे तो आपके सारे मसले हल हो जाएंगे? छोटे हमारे मसले के बाद साफ। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शेख साहब, वैसे एक परसेप्शन सा डेवलप हो गया हुआ है कि जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आने वाले हैं और गवर्नमेंट उनको रोकना चाहती है और आप हर सूरत उनको लाना चाहते हैं, गेम सिर्फ इतनी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, पहली बात तो यह है कि हमें उनसे इंसाफ की तवक्को है, तो आपको पिछलों से किसी से इनसे इंसाफ की तवक्को नहीं थी। पहले दिन से हम कह रहे हैं कि काजी साहब से हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है। और दूसरी बात, अकेला चीफ जस्टिस कर क्या सकता है? बैठे हैं ना ये चीफ जस्टिस, फुल कोर्ट बनाई थी ना, फुल कोर्ट में से 8 मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने हमारे हक में फैसला दिया। तो बिलावल साहब भी यही कह रहे हैं, बिलावल साहब ये जरूर कह रहे हैं। सुने, आज नोटिफिकेशन कर देना, आप तो 1 महीना पड़ा हुआ है। पिछले साल तो ऐसा कोई डिस्प्यूट भी नहीं था। कमाल ये आपका कि आप पहला जो चीफ जस्टिस उसको मुतनाज़ बनाया और नए को भी बना रहे हैं आप। नहीं, हमने आने वाले को भी बना रहे हैं। हमने जब आप इस तरह कहेंगे कि जी वो आएंगे इंसाफ करेंगे, हमें इंसाफ मिलेगा, तो आप मुतनाज़ा कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है सीनियरिटी के प्रिंसिपल के मुताबिक उनके रास्ते में आप रुकावटें पैदा कर रहे हैं। उनकी गलती क्या है? सिर्फ एक गलती है कि उन्होंने ये लेटेस्ट फैसला दिया है। अगर पिछले साल तो आप उनकी तारीफें करते थे, जब उन्होंने इख्तलाफ किया था उमरता बंदियाल साहब से डेट ऑफ दी वो जो थी पंजाब और केपी के इलेक्शंस के हवाले से, उस वक्त तो इनकी तारीफें करते थे। आज उनकी नजर में वो दुरुस्त नहीं है। बात यह है कि अगर आपने इंडिपेंडेंट जुडिशरी के रास्ते में रुकावटें पैदा करनी है तो ये अटैक है ऑन द जुडिशियल सिस्टम। देखें, 76 साल लगा के हमने सुप्रीम कोर्ट को एक मजबूत और इंडिपेंडेंट क्यों ये आपका ख्याल है कि अगर कोई 5 लोगों का पैनल आ जाएगा या 3 जजेस का आ जाएगा और उसमें से गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेगी तो जो मसूर अली शाह साहब के अलावा जज होंगे वो कॉम्पिटेंट नहीं होंगे? देखिए, ये बात नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सबऑर्डिनेट बनाना चाहते हैं कि वो आपके पीछे फिरे कि जनाब गवर्नमेंट के, कि जनाब मैं उनकी खुशनुदी हासिल करूं। जहां स्लाइट टेस्ट भी लालच आ जाए, स्लाइट टेस्ट आपके ऊपर जरा सा भी कोई अनड्यू फेवर वाली बात आ जाए, वहां तो आपका इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कांसेप्ट ही खत्म हो जाता है। आप देखें, आपको अगर इस इंस्टीट्यूशन को, आपको याद होगा सजाद अली शाह को बनाया था ना, तमाम जजेस बैठे, उन्होंने कहा नहीं प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी होगा। उस वक्त तक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं थी ये, और मलिक असद जजमेंट आई 1998 में और उसके नतीजे में उनको घर जाना पड़ा और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई है कि नहीं सीनियर मोस्ट को हम बनाएंगे। आप तमाम एक प्रिंसिपल 76 साल लगा के हमने एक इदारा बनाया है, उसको आप सबऑर्डिनेट लग रहे हैं और उसको लगाएगा कौन? फेडरल कोर्ट को जनाब वो प्राइम मिनिस्टर लगा देगा। तो सर कल को प्राइम मिनिस्टर आप भी तो हो सकते हैं ना, कोई भी हो। देखिए, कोई भी हो, एग्जीक्यूटिव का इस तरह इंटरफेरेंस और जो बाकी चीजें उन्होंने बताई उसका भी जवाब मैं आऊंगा। आपसे वैसे बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आप जुडिशरी को इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं तो फिर उसको इंडिपेंडेंट रहने दें, क्यों उसको मुतहद बना रहे हैं किसी? अच्छा चोर साहब, 3 चीजें जो है वो इसके अंदर है। नंबर 1 ये है कि दुनिया के अंदर जिन 70 ममालिक के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना है, उन 70 सुप्रीम कोर्ट्स ने ये नहीं कहा
कि जी इस कोर्ट बनने से हमारा जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वो इफेक्ट हो रही है। हो सकता है कहा हो, नहीं कहा ना, अगर ये कहा होता तो शायद झगड़े हम तक पहुंचते ना। मैं एक अच्छा, दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि जो वो कोर्ट्स बनती हैं यहाँ के ऊपर मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट स्कीम जो प्रपोजल्स आई थी उसके अंदर एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि दुनिया भर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है वो दोनों एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होती है। उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है दुनिया भर के जितनी भी है वहां के ऊपर सारी अपॉइंटमेंट्स जो है वो पार्लियामेंट करती है, और जो आपकी जुडिशियल कोर्ट्स होती हैं उसके अंदर किसी जगह पार्लियामेंट करती है, किसी जगह आपकी जो है वो एग्जीक्यूटिव करती है, किसी जगह आपकी जुडिशरी करती है, तीनों चीजें। अब यहां पे ये है कि अगर आपने एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट खड़ा करना है तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को इस जुडिशियल कमीशन के अंदर बिठाना या उसके बाद उसकी एसजेसी के अंदर बिठाना या उसके अंदर एक ओवरसाइट रोल देना वो मुनासिब नहीं है। और उसके लिए मैं समझता ये हूं कि आपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कॉन्सेप्ट दिया है इसको आप प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर भी लेके जाएं, क्योंकि अगर आपने प्रोविंस के अंदर आर्टिकल 199 उसी हाई कोर्ट के अंदर रखा हुआ है और एक अपील जा रही है वो रेगुलर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, दूसरी तरफ जा रही है, तो जब आप ये चाह रहे हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ ये फंडामेंटल राइट्स है और आप उन कोर्ट्स को भी बेहतर करना चाहते हैं ताकि आपका ये भी ना लगे कि आपकी सुप्रीम कोर्ट टारगेट है कि बदनीति इसके अंदर है या नहीं, क्योंकि मौलाना कहते हैं कि खयानत है सीधी सीधी। देखिए चीज ये है कि जिस चीज से आती है ना बात, मैं समझता ये हूं कि जिस वक्त ये गवर्नमेंट आई थी दोबारा इस प्रोसेस के अंदर आई थी, गवर्नमेंट को चाहिए था कि ये सारी प्रपोजल जो थी वो ओपन कर देती और ओपन पार्लियामेंट कर देते, डिस्कशंस आते। चूंकि प्रॉब्लम ये आया है कि जब एक आउट गोइंग चीफ जस्टिस जा रहा है उससे पहले जो चौधरी साहब जहां से मिसट्रस्ट हुआ है ना वो आया एज के ऊपर कि जी गवर्नमेंट एक्सटेंड जा रही है, गवर्नमेंट 65 से 68 जा रही है, और उस 68 का मतलब ये था कि आप उस सीनियरिटी को जो ऑलरेडी है डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। दूसरा जो आपने कहा पैनल की बात है, यही वो जो चीफ जस्टिस अब जा रहे हैं वहां के ऊपर इन्हीं की रिकमेंडेशंस के ऊपर बगैर किसी लिख पढ़ के, हमने हाई कोर्ट का पैनल नहीं बनाया 3 जजेस का, हमने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस नहीं लेके आए, हमने उनको बाईपास नहीं किया, हमने पहले भी उन्हें बाईपास किया फर्स्ट राउंड में जब सुप्रीम कोर्ट नहीं आए, और फिर हमने तीसरे नंबर पे जो उस वक्त 5वें नंबर पे चीफ जस्टिस थी उनको हम ऊपर ले आए। और अगर हम यहां अगर हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर अफराद पे हैं, मैंने फर्ज किया जिस तरह आज ये है कि एक को काजी फाइज ईसा साहब पसंद नहीं है, दूसरे को वो नहीं आने दे रहे थे, अभी इस अमेंडमेंट में तो ऐसी सिचुएशन नहीं है, तीसरे के मुतालिक एक और राय आ जाती है, तो फिर अगर हमारे सारे ही जज सुप्रीम कोर्ट के कॉम्पिटेंट हैं तो वंस फॉर ऑल ये डिसाइड करें ना। अच्छा वैसे इसके अंदर ना एक और प्रॉब्लम आएगा, वैसे अगर फर्ज कर लें इसको देख लें, क्योंकि फौज के अंदर इस तरह होता है कि जब आप तीसरे नंबर पे किसी जनरल को लेके आते हैं, चौथे नंबर पे लेके तो पहले सुपरसीड हो जाते हैं, वो घर चले जाते हैं। तो इसमें अगर आप तीसरे चौथे या 5 ये होना चाहिए ना। देखिए मैंने तो चौधरी साहब मैं आपको चीज बताऊं कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो है ये आपकी कोई लाइफ अपॉइंटमेंट नहीं है। दुनिया भर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट स्पेशली है वहां पे एज नहीं होता, टेन्योर फिक्स होता है। हमें भी अपने सुप्रीम कोर्ट के लिए टेन्योर फिक्स करना चाहिए कि आपकी जरूरत तमाम जज, आपकी जरूरत साल है या आपकी 7 साल है, आपकी बारी आएगी, आप चीफ जस्टिस बन जाएंगे, और उसके अंदर भी मैं ये ना समझूं कि मैं इस मुल्क का चीफ जस्टिस बनूंगा, मेरे अलावा भी बन सकता है अगर किसी ने परफॉर्म अच्छा किया है या उसके जजमेंट्स अच्छे हैं, या मैं एक ऐसा शख्स हूं जो पॉलिटिकल एक कंट्रोवर्सी के अंदर रहा हूं और मैं बन के तो एक नई। अब मुझे ये बताएं ना, अगर काजी फाइज ईसा साहब आज मंसूर अली शाह साहब की जगह होते तो क्या पीटीआई जो है वो पैनल को सपोर्ट करती कि सीनियरिटी को सपोर्ट करती? नहीं, और नहीं, हमें बात करनी चाहिए सिस्टम के लिए, सिस्टम ये नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अफराद से निकल के आज आपको ये नजर आ रहा है के निजाम को ठीक करें। बेईमानी को छुपाने के लिए यही इलेक्शन कमीशन की एक्सटेंशन है, नहीं डाइवर्ट काजी फाइज की एक्सटेंशन चाहिए, इसी चीज साहब का रास्ता रोकने की पूरी कोशिश की। हम नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं इस निजाम को बेहतर करने की बजाय इसमें बदतरी और खराबी ना पैदा करें। मैंने ब्रेक लेनी है और शेख साहब से एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि बार बार ये क्यों तासुर आ रहा है कि जो तब्दीली आप करना चाह रहे हैं वो सिर्फ एक शख्स के लिए करना चाह रहे हैं, किसी को रोकना चाहते हैं, किसी को एक्सटेंड करना चाहते हैं। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शेख साहब ये फरमाइए सर, ये तासुर क्यों आ रहा है कि ये जो कुछ कर रहे हैं सिर्फ एक फर्द वाहिद के लिए कर रहे हैं, किसी को एक्सटेंशन देना चाहते हैं और किसी को आप रोकना चाहते हैं?
मेरे चौधरी साहब देखिए, ये पीटीआई का वतीरा है। ये इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए, उनको इन्होंने साफ साफ कह दिया कि जी हमें वो मंजूर नहीं है। फिर चीफ जस्टिस हैं, वो भी इनको मंजूर नहीं है। असेंबली है, वो ये कहते हैं जेली है, वो उनको मंजूर नहीं है। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो इनको पसंद नहीं है। अब मुझे ये बताइए, हमने कभी कहा, कोई बता दीजिए ना, आप ये तर्सर कह रहे हैं, ये तर्सर किस तरह आया? हम तो किसी को रोकना नहीं चाहते। कौन सा ऐसा कानून है जो मैं कह रहा हूँ नेक नीति भी हमने बनाया, किस जो अभी भी इनके पास आ चुका है मसला, उसमें किस जगह ये है कि हम तो ये परसेप्शन है कहाँ से पैदा हो गया? इनमें कोई मुझे बता। तो ये तो खाम, ये पहले कह रहे थे कि आप हमेशा के लिए उनको कैदी नंबर 804 उनको हटाना चाहते हैं, यही कहते रहे ना। उसके बाद क्या हुआ? फिर ये कह रहे हैं कि आप एक्सटेंशन करना चाह रहे हैं। अब काजी फायद साहब ने कैटेगोरिकली कह दिया कि हम एक्सटेंशन नहीं चाहते। मुझे इनकी समझ नहीं आती कि ये तो हर एक को जो है ना इख्तलाफी बना रहे हैं। मुल्क में किस इदारे को इन्होंने रखा है कि ऊपर एतबार किया हो? इनको अपने अलावा किसी और सब बात तो आपकी ठीक है। वैसे भाई शेर साहब से पूछने दें, शेर साहब को पूछने दें। शेर साहब आप चाहते क्या सर, क्या होना चाहिए? कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं इस मुल्क के निजाम को चलने दें, दुरुस्त सिमत में चलने दें, आप चलने दें। देखें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आपने इस प्रपोज अमेंडमेंट के जरिए कि जी उसको सिर्फ रेजोल्यूशन के जरिए हम एक्सटेंशन दे देंगे अगले 4 साल के लिए, और दूसरा जब तक अगला नहीं लगाएंगे तब तक ये बैठे रहेंगे, इंडेफिनेट पीरियड के लिए काम करते रहेंगे। तो आप उसको फायदा देना चाहते हैं, बस काउंटर प्रपोजल लेके आना। काउंटर प्रपोजल ऑलरेडी मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये मौजूद है कि भाई आप भी अपनी तरमीम ले आए ना। एक चीज है कि अपना अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर की कंसल्टेशन से अपॉइंटमेंट होगी, ये तरीका कार है ना, ये 18th अमेंडमेंट में रखा है ना, और सोच विचार करके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की कंसेंट से आया है। आप उसको उठा करके जिसकी अक्सरियत होगी वो रेजोल्यूशन के जरिए 4 साल उसको दे देंगे। ये किधर गया? वो नहीं हुआ ना, सुन लेना आप जब आपकी आज तक तो प्रपोजल ये है, क्या आपने अपोजिशन लीडर से पूछा था कुछ? हमने तो लेटर ही नहीं लिखा ना, हमने तो लेटर शहबाज शरीफ साहब से आपने किसी एक मामले में कोई कंसल्टेशन नहीं की थी? शाह महमूद कुरैशी लेटर सुन लेना सर, शाह महमूद कुरैशी पे हमारे ब्याह पे कर रहा था ना, किसके पे आपने कंसल्टेशन के लिए बात की थी? अच्छा सर देखें, दूसरी बात अब जो इन्होंने फरमाया ना, जो ये कहना कि जी आईनी अदालत फलां जगह पे मौजूद है, जहां ये आईनी अदालत मौजूद है, कोई 2 चीजें हैं, कॉमनवेल्थ कंट्रीज में नहीं है, वहां जो हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है वो यूनिफाइड सिस्टम चल रहा है। अच्छा, उसके लिए ये जरूरी है कि 3 उनके सेगमेंट्स हैं अलग अलग, जो प्रेसिडेंट भी नहीं चल रहा। सुन लेना, साउथ अफ्रीका, मेरी बात सुन लेना, पहले इस बात को मैं क्लियरफाई होने दें। देखें, वहां लोअर जुडिशरी से शुरू होता है, आपका सिविल क्रिमिनल सिस्टम एक है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का सिस्टम अलग है, क्रिमिनल सिस्टम अलग है, आपने वहां से नीचे से लेकर ऊपर तक लेके जाना होता है। आपने दिल्ली की कोई गुंजाइश नहीं, यहां आपने क्या कर दिया, आप कह रहे हो कि बड़ी नेक नीति से जी 60,000 केसेस हो गए भाई, 85% 25 लाख केस आपका लोअर जुडिशरी में है, वहां क्या रिफॉर्म्स की है आपने? और 3.5 लाख केसेस पड़े हुए हैं हाई कोर्ट्स में, वहां क्या रिफॉर्म की है आपने? सुप्रीम कोर्ट में क्यों जरूरत है? इसलिए और यहाँ आपको जरूरत इसलिए पाकिस्तान के अंदर है जो सबसे ज्यादा केसेस की बुनियादी वजह वो गवर्नमेंट की मैल एडमिनिस्ट्रेशन, उनके इदारों की नाअहली, उनके इदारों की बदनियती, वो कहां जाती है? हाई कोर्ट में जाती है। अब उसके अंदर यह है कि 99% केस तो मैंने इसीलिए कहा कि अगर आपने इस सारे सिस्टम की सर्जरी करनी है तो फिर आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसको आप हाई कोर्ट्स तक, अपने प्रोविंस तक लेके आए। उस प्रोविंस के अंदर एक प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज के पास तो नहीं ना, डिस्ट्रिक्ट जज के पास तो नहीं ना जाती मैल एडमिनिस्ट्रेशन। हाई कोर्ट पाकिस्तान में हाई कोर्ट का आप सारा दिन आर्टिकल 199 किस लिए साहब आप सारा दिन चले जाए, इसलिए सीडीए का केस है या एलडीए का केस है या केडीए का केस है या पुलिस का, ये अगर ये सारा ही उनका काम है तो फिर अलग कर देना उनसे। फिर मेरा काम सिविल केस, मेरा केस है, मेरा केस टैक्स का है, मेरा कॉर्पोरेट का है, मेरा क्रिमिनल है, मेरी बारी नहीं आती। जब मेरी बारी आने लगती है तो जज साहब जो है वो के अंदर जो है आपका सारा मसला हल हो जाएगा। फिर आम आदमी को 85% या 13% में वहां आप करते नहीं है, वहां आपको सिर्फ मैंने इसलिए कहा है ना, एक आया ना, मैंने आपने सब एक आया, मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल पूरा करें, उसका नहीं है। अब अगला ये भी तो को बताए ना
ये नहीं है ऑपोजिशन का काम सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करना, उसके बाद एक वैसे रेजोल्यूशन आपको दे रहे हैं, काउंटर आप दें ना जी, लेके आना। आप उसको रेजोल्यूशन को मैं दें। मौलाना आपको- आपकी टीम में है, आपने खुद कहा है कि मौलाना हमारे साथ हैं, गवर्नमेंट कह रही है मौलाना हमारे साथ हैं, उसके पीपल्स बाद पार्टी पीपल्स पार्टी कह रही है, मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं हमारे साथ हैं, तो आप दें ना जी प्रपोजल जी कि ये हमारी 10 प्रपोजल्स हैं जो हमारे इस मुल्क को बेहतर बना सकती हैं, वो आप मौलाना को दें। मौलाना जाए भाई तो बेहतर बनाने की आपकी नीयत ही नहीं है। नहीं, आपकी नीयत है कि हम नीयत किसी एक्शन से को- आएगी। हम आप दें तो देंगे, सही बिल्कुल ना। देंगे आपको। आप दें तो सही ना। बिल्कुल देंगे। आप दें आप- सही। और मैं ये आप समझ इन देने से reforms- पहले उसे पब्लिक भी करें। आप बोले आज के जी आज ये होना चाहिए, जिन्होंने ये होना पब्लिक चाहिए। करना था इस फसाद उन्होंने वाले गलत ड्राफ्ट किया है को, ना, उन्होंने गलत आज किया है। तक वो कह रहे हैं कि ये जो आप तक पहुंचा हुआ है ये ड्राफ्ट है ही नहीं, असल क्या है वक्त वो खत्म किसी हो को गया, नहीं पता। वक्त खत्म हो गया। लेकिन वो आज इमरान खान साहब से जेल के अंदर एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो किरदार है उस पर मुतमईन है। खान साहब ने कहा कि मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता, ये जो कुछ नहीं कह सकता ना इसमें लेकिन सब एक कुछ बात छुपा और हुआ की है कि वक्त खत्म पिछले हो गया। जो कुछ उन्होंने किया है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जो उन्होंने उनके रास्ता बारे में रखा कुछ है। कहा नहीं जा नहीं, सकता। लेकिन शक उन्होंने कहा, कहीं ना आगे क्या कहीं। करेंगे, आगे हम मैं कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, शक आपके दिल में भी है। अल्लाह आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।